नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज फिर से महाराष्ट्र की बदलती राजनीति पर बोलना मुझे जरूरी लगता है। और इसका कारण है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर चुनाव महाराष्ट्र में राजनीति के गणित बदलते जा रहे हैं, समीकरण बदलते जा रहे हैं। 2019 में एक तरफ युति, महायुति शिवसेना और बीजेपी की थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, ऐसे दो पक्षों की एक गठबंधन या महाआघाड़ी थी। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जो समीकरण बदलते और बिगड़ते गए, वो आज तक संवरते दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं चल रहा है कौन किसके साथ है। जितने मतदाता और वोटर कंफ्यूज है, शायद हमारे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी कंफ्यूज है, पता नहीं चलता। और आज जो कागज पर या सामने दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि महायुति का मतलब अजित दादा की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फडणवीस की बीजेपी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना उबाठा, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ऐसे दो धड़े हैं। लेकिन इनमें भी बाकी छोटी छोटी पार्टियां तो छोड़ दो, लेकिन इनमें भी जो कुछ चल रहा है वो समझ के परे है। क्योंकि कैमरा के सामने आकर, पत्रकारों के सामने आकर या किसी मंच से भाषण देते हुए ये लोग जो बात करते हैं वो कितनी सच्ची है, यही समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा, चुनाव के नतीजे आने के बाद कम से कम 1-1.5 महीने में अजित दादा पवार ने अपनी हार मान ली और फिर भी बोल रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव तो बड़ी ताकत से लड़ाऊंगा। अब अगर तुम हार पहले ही मान लेते हो तो लड़ोगे कैसे? लड़ोगे कैसे कि मैंने अपनी बहन, चचेरी बहन सुप्रिया के खिलाफ मेरी पत्नी को उम्मीदवार बनाया, बारामती में लड़ाया और वहां हम चुनाव हार गए, तो ये गलती थी। पत्नी को चुनाव के मैदान में लाना गलती थी। अजित दादा ने कबूल किया। बिल्कुल वही बात तो उनको, उनके चाचा 4 महीने पहले बोल रहे थे कि पत्नी को राजनीति में लाने की जरूरत नहीं थी। उनके खुद के सगे भाई, उनके भतीजे वही बोल रहे थे। तो उस वक्त सर अजित दादा क्यों नहीं समझ पा रहे थे? और आज ऐसा क्या हुआ है? अचानक से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया ताई का टोन भी बदल गया है और ऐसा लग रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते एनसीपी के ये दो गुट एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदी फिल्म में गाना था ना, पास वो आने लगे जरा जरा। फटाफट नहीं हो रहा है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, बिल्कुल स्लोली, स्लो मोशन में कुछ बातें ऐसी चल रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त मैंने बोला था कि अगर ये धड़ा जीत गया तो उधर के बहुत सारे एमएलए वगैरह भागकर यहां आएंगे, और ये धड़ा हार गया तो यहाँ के बहुत सारे एमएलए, नेता वगैरह होते हैं, वो वहां भाग जाएंगे। और वही शरद पवार गुट और अजीत दादा गुट में चल रहा है। अजीत दादा को गारंटी नहीं है कि उनके साथ जो 40 से ज्यादा विधायक एनसीपी के निकल आए थे, वो विधानसभा की चुनाव की घोषणा होने तक टिके रहेंगे, इस पर भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महायुति में अजीत दादा शामिल हुए, लेकिन वो मन से और दिल से वहां नहीं है। शरीर से है, फिजिकली है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है, उनकी अजीत दादा की जो एनसीपी है, उनके प्रवक्ता हो, नेता हो, आहिस्ते आहिस्ते महायुति में बहुत बड़ी तकरार खड़ी कर रहे हैं, गलत सलत बयान कर रहे हैं, और उसकी रिएक्शन बीजेपी या एकनाथ शिंदे के गुट से आ रही है।
तो मुझे लगता है कि अजित दादा शायद महायुति से बाहर निकलने के तैयारी में लग गए हैं, सज्ज हो रहे हैं कि भाई यहां हमारा कोई भविष्य नहीं है, ये उन्होंने मन से मान लिया। लेकिन क्या उनको फिर से चाचा अपने साथ ले सकते हैं? जिस पार्टी को आज रिकॉग्निशन है वही चुनाव हार गई है, और इसलिए घड़ी वाली पार्टी छोड़कर खुद अजित दादा तुतारी वाली पार्टी में जाने वाले हैं क्या? ये भी एक सवाल है। और इसका कारण साफ है कि महायुति में रहेंगे तो जितनी सीटें उनको चाहिए उतनी महायुति में मिलेगी, इसका कोई भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप लोकसभा के चुनाव में 4 सीट लेकर लड़ते हो और एक ही सीट चुनकर आती है, तो आपको बहुत सारी सीटें देना महायुति के 2 पार्टियां है उनको मंजूर नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे अजीत दादा के फॉलोअर्स मानते हैं कि भाई हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, और शरद पवार के साथ अभी से जाएंगे तो पवार हमको चुनकर ला सकते हैं, हमारी ताकत तो है उसमें। अगर शरद पवार की ताकत मिल जाए तो हम आ सकते हैं, महाविकास आघाड़ी में जा सकते हैं, ये सब चल रहा है। और जब आपका सेनापति हार मान जाता है, अजित दादा ही कबूल कर लेते कि भाई हमने गलती की, मेरे पत्नी को चुनाव में खड़ा किया, ये गलती की, ऐसा खुद अजित दादा मान लेते हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, ये मानना पड़ता है। शायद एक प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बारीकी से देखे तो शरद पवार हो या सुप्रिया ताई हो, ये सीधा सीधा अब अजित दादा पर हमला नहीं करते। जो अजित दादा का गुट अलग हो गया है उस पर जितनी तीखी प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव या उससे पहले कुछ महीने शरद पवार के गुट से हो रही थी, वो आज नहीं हो रही है। आपको मान जयंत पाटिल हो, सुप्रिया ताई सुळे हो या खुद शरद पवार हो, और जितनी ताकत से अजित दादा के खिलाफ बोलते थे उतनी जोर शोर से अब टिक्का टिप्पणी नहीं होती। और दूसरी तरफ अगर हम अजित दादा गुट की हलचल देखें तो एक नजर में आता है कि अजित दादा की पार्टी में भी जो नेता प्रवक्ता है वो बीजेपी और शिंदे गुट पर जितना हमला करते हैं उतना शरद पवार के गुट पर हमला नहीं करते। तो ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि भाई ये बहुत जल्दी साथ आने की कोशिश में है। हाँ, लेकिन एक सवाल होता है, क्या शरद पवार अपने बागी बने भतीजे अजित दादा को साथ ले सकते हैं क्या? ये सवाल है, और ये सवाल शरद पवार से भी पूछा गया। तो शरद पवार गोलमाल जवाब देने में बड़े माहिर है। उन्होंने बोल दिया कि वो तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। अब पार्टी का नेतृत्व कौन तय करेगा? पार्टी का नेतृत्व है कौन? खुद शरद पवार ही है, और नेतृत्व ही बोल रहा है कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, यानी मैं तय करूंगा, लेकिन क्या तय करूंगा ये जवाब आज नहीं दूंगा, यही पवार का जवाब है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की बात मालूम नहीं, लेकिन घर में अजित दादा को साथ ला सकते हैं, परिवार में वापस अजित दादा आ सकते हैं, ऐसा शरद पवार ने जवाब दिया। तो परिवार और पार्टी अलग कहां है? जब परिवार में झगड़ा शुरू हो गया वो पार्टी तक पहुंच गया, और पार्टी में झगड़ा हुआ तो परिवार में पहुंच गया। अचानक से जो राजनीति से परे होते थे, अजित दादा के जो भाई है, सगे भाई है और बड़े नजदीकी भाई है, दोनों भाई मिलकर ही कुछ तय करते हैं। वो अजित दादा के सगे भाई अजित दादा के खिलाफ हो गए और चाचा के साथ चले गए थे। यानी कि पार्टी का जो झगड़ा था वो परिवार तक चला गया और परिवार टूटा, ऐसा लोगों ने देखा। अजित दादा के भतीजे भी अपने चचेरे दादा के साथ चले गए थे।
और माना जाता है कि शायद अजीत दादा के खिलाफ बारामती में उनके ही भतीजे को शरद पवार गुट का उम्मीदवार बनाया जाएगा। माने अगर भतीजे ने हमें हम दगा दिया है तो उस भतीजे का उसका ही भतीजा दगा देगा, हराएगा। ये गेम शरद पवार खेल रहे हैं और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अभी जो कुछ हुआ नहीं है उसके पहले शरद पवार ने अजीत दादा ने घोषित कर दिया कि बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा अभी बोल नहीं सकता, शायद मुझे अभी थक गया हूं चुनाव लड़ने से। यानी बारामती से शायद अजीत दादा अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने सूचित कर दिया है। शायद दूसरी किसी चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे, नहीं लड़ूंगा ऐसा तो नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं चुनाव लड़कर थक गया हूं, 7-8 चुनाव लगातार लड़े हैं, जीता हूं, कभी हारा नहीं हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अपने गढ़ से लड़ना नहीं चाहते तो हार मान लेते हो, ये बात साफ है। बात साफ है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े, रायबरेली से लड़े, क्योंकि अमेठी में फिर से दोबारा हारना नहीं चाहते थे। तो चुनाव लड़ने अमेठी गए ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने हार मान ली थी। भले वहां से दूसरा कोई कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया और स्मृति ईरानी हार गई, बात अलग है, लेकिन मन से तो राहुल गांधी डरे थे और हारे थे। बिल्कुल यही बात अजीत दादा के बारे में हम बारामती चुनाव क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं। वो जब बोल रहे कि मैं थक गया हूं चुनाव लड़कर, यानी बारामती से जीत कर थक गया हूं। तो जीतने के लिए कोई थकता नहीं, हार की डर से कोई थक जाता है। तो ये बात है, ये सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई फिर से एनसीपी के दो टुकड़े इकट्ठा हो सकते हैं। इसके थोड़े थोड़े सिग्नल शरद पवार की तरफ से आ रहे, अजीत दादा की तरफ से जा रहे, और बैकडोर कुछ ना कुछ होता होगा पिछले दरवाजे से। इनके कोई बड़े हितचिंतक है, वही एक दूसरे का सिग्नल एक दूसरी जगह पहुंचाते होंगे। आपको याद होगा अजीत दादा ने बगावत की, वो उप मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 40 विधायक चले गए। उसके बाद भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं हड़पसर या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हड़पसर या कहीं एक बड़े उद्योगपति के घर में शरद पवार भी आए थे, अजीत दादा भी पहुंच गए थे। अगर बगावत की है तो चुपके चुपके क्यों मिल रहे थे? पुणे में कोई प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, वो पूरा करके भागे भागे अजीत दादा उस उद्योगपति के घर में पहुंच गए थे जहां शरद पवार पहले से थे। और वहां से निकलने के बाद इतने जल्दबाजी में अजीत दादा थे कि उनकी गाड़ी उस बंगले के गेट से, कंपाउंड के गेट से टकरा गई थी। तो आज परिवार इकट्ठा है, वो बोला जाता है ना, परिवार इकट्ठा है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग होता है, वगैरह वगैरह, ये सब झूठ है। जबकि अजीत दादा मन से हार गए हैं, वो वापस चाचा के पास जाना चाहते हैं। और शरद पवार भी जानते हैं कि अगर अजीत और उसका गुट हमारे पास वापस आ जाता है तो महाविकास आघाड़ी में हम सबसे बड़ी तगड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन पवार गणित बनाने में और गणित समीकरण बिगाड़ने में भी बड़े माहिर है, इसलिए सीधे सीधे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर शरद पवार बोल देते मैं पुणे जा रहा हूं मुंबई से, तो समझो वो पुणे से मुंबई आ रहे हैं, बिल्कुल 180 डिग्रीज उल्टा बोल देते। तो इसलिए पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। इन दोनों के जो मैसेंजर है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ करना चाहते हैं, और बात इतनी सी नहीं है।
आपको मालूम है शरद पवार अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो उसको पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल एजेंडा चिपका देते हैं। मतलब की ही बात होगी, लेकिन वो उसमें मैं कितना उदार हूं ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात यहां भी है, यहां भी है। जब तक अपना मतलब साध्य नहीं होता तब तक शरद पवार वैचारिकता की बात करते हैं, तात्विक बात करते हैं, और हो जाएगा तो बाद में बोलेंगे वो तो हमारा गेम था, वो तो मेरी गुगली थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है, और मतलब इतना ही है कि पास वो आने लगे जरा जरा। शायद चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पवार इकट्ठा हो सकते हैं। यहां से और वहां से मिलकर अगर उनकी संख्या अच्छी खासी बन जाती है तो महाविकास आघाड़ी में शरद पवार हम सबसे बड़ी पार्टी है ये भी दावा कर सकते हैं। एक बात साफ है, आज भी शरद पवार 35-40 एमएलए चुनकर ला सकते हैं। अगर 15-20 भी महायुति में रहकर अजीत दादा ने चुनकर लाए तो दोनों के मिलकर 60-65 विधायक हो सकते हैं, और महाविकास आघाड़ी में 60 से 65 सीटें भी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। शायद कांग्रेस से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बुरी बात है कि कांग्रेस का वोटर है लेकिन कांग्रेस के पास लीडर नहीं है। पैन महाराष्ट्र कोई नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे पैन महाराष्ट्र चेहरा है, लेकिन उनके पास अपना कोर वोटर बचा नहीं। वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, 4-5% बचा है, और मुस्लिम या कांग्रेस की मेहरबानी पर, खैरत पर उद्धव ठाकरे को खुद की राजनीति चलानी, इसलिए उद्धव ठाकरे कितनी भी मेहनत करे 25-30 से ज्यादा एमएलए चुनकर नहीं ला सकते, ये खुद शरद पवार जानते हैं। और उससे ज्यादा उनका आंकड़ा होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए भी शरद पवार खुद प्रयास करेंगे, ऊपर से दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदर से पूरा शिवसेना उबाठा को शरद पवार खोखला कर देंगे। यानी कि बात साफ है कि फिर से 2014-2019 का जो समीकरण था वो वापस आ सकता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर महायुति होगी, और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर महाआघाड़ी रहेगी। उद्धव ठाकरे कहीं के भी नहीं रहेंगे, रहना है तो रहो, नहीं तो भैया चले जाओ, कोई बात नहीं। अब आपकी उपयुक्तता नहीं रही है। अगर उद्धव ठाकरे की संख्या 20-25 से नीचे आ गई तो महाविकास आघाड़ी में वो कुछ बार्गेन ही नहीं कर सकते, और बार्गेन नहीं होता तो कुछ अपने कटोरे में मिले, इसलिए उद्धव ठाकरे बिल्कुल हथियार डाल देते, शरणागत हो जाते, शरणार्थी हो जाते। तो ये सब जानकर उसी ढंग का माहौल पैदा करने की कोशिश में शरद पवार है, और ओपनली नहीं तो भी अपना अलग चेहरा दिखाकर अजीत दादा उनका साथ दे रहे। आपने देखा होगा तो लाड़की बहन नाम की जो योजना लाई गई है महायुति की तरफ से, उसका जो प्रचार चल रहा है उसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक तरफ है, और अजीत दादा अपनी तरफ से अकेले ही प्रचार कर रहे हैं। वहां जहां जहां अजीत दादा यात्रा कर रहे हैं वहां उनके जो पोस्टर लगते हैं उसमें उनका फोटो होता है, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का फोटो होता तक नहीं। मतलब साफ है, चाचा और भतीजा और उनकी लाडली बहन भतीजे की नजदीक आ रहे हैं, और नजर में ना आए इस ढंग से आ रहे हैं, बासबो आने लगे जरा जरा। दोस्तों अभी यहीं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।